नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां योगी 2.0 का बाहुबली बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया है। अब की बार का कुल बजट तकरीबन 9 लाख करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल के करीब 1 लाख करोड़ ज्यादा है। इस बार उत्तर प्रदेश के बजट में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार, नई टाउनशिप, पुलिस आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया। महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ खास रहा, क्योंकि वृद्धा, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए 1500 प्रतिमाह का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने इसे जुमले का बजट बताया और विदाई का बजट करार कर दिया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धन वर्षा तो विपक्ष क्यों बिफरा, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि यूपी के इस उम्मीदों के बजट पर विपक्ष को आखिर क्या और क्यों टेंशन है। बजट में क्या कुछ खास रहा, लेकिन इस दौरान सदन के भीतर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, वो सुनिए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों, श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। माननीय हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है, और उनका ये संकल्प है कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शील भंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का परसेप्शन रखेंगी। विजय तलान जी बीकेयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष है मास्टर शिवराज सिंह जी। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत श्याम जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज जो बजट पेश हुआ है सदन में अब से कुछ देर पहले, इसे आप कैसे देख रहे हैं, और 10 में से कितने नंबर आप अपनी सरकार के इस बजट को देंगे? देखिए, आप सर्वप्रथम आप सभी को मेरा राधे राधे। मेरी ईमानदारी से बात करूं, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक बन के बात करूं, तो इस बजट में 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। उसका कारण है, कोई वर्ग नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसको इस बजट में शामिल नहीं किया गया हो। किसी को अधूरा नहीं छोड़ा है। किसी के सपनों को कैसे साकार किया जाए, उसके सपने कैसे पूरे हो, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखा है। इसलिए मैं 10 में से 10 अंक इस बजट में देने की बात रखता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होने के नाते। यदि मैं बात भाजपा की करता हूं, तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष के जो नेता गण हैं, जैसे आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सपनों का बजट है। निश्चित तौर पर वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके सपने चकनाचूर हो गए। यही बजट यदि समाजवादी पार्टी होती तो आज इसका 1/3 सैफई परिवार के खाते में चला गया होता।
ठीक है सर, सुनिए क्या सुनिए कोई सुनिए कंपनी सुनिए चला श्याम गया जी, होता? श्याम जी एक सेकंड। जगदीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं हिंदी खबर में। लेकिन श्याम जी बहुत 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 लेकिन श्याम जी आप ही के पास मैं आ रही हूँ। जो कि आपने कहा कि आप इस बजट को 10 में से 10 देंगे, ऐतिहासिक बजट है। मुझे कोई एक दो पॉइंट से बड़े बड़े बता दीजिए जिससे सीधा उत्तर प्रदेश वासियों का इस बजट के माध्यम से फायदा होने वाला है। देखिए, आज दौर एआई का चल रहा है। एआई को विशेष स्थान दिया गया है, इसकी स्थापना की जा रही है। 10 करोड़ से अधिक का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। आज एआई हम में यूपी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आ चुका है। इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसके लिए बजट पेश किया गया है। कृषि योजनाओं को सुदृढ़ करना है। करोड़ों रुपए का बजट हमने कृषि पर रखा है। गन्ना मूल्य का विस्तृत हमने जो किसानों को दिया है, और उसके बाद आगे और कैसे दिया जाए उस पर विशेष ध्यान रखा गया है। पंचायत भवनों को हम कैसे सुदृढ़ करेंगे जिससे कि हमारा किसान, हमारा ग्रामीण निवासी वही सब व्यवस्था करे, उसके लिए करोड़ों रुपया दिया गया है। बिजली विभाग के लिए करोड़ों रुपया दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण किया जाए, जिससे आजकल हम देख रहे हैं कहीं कहीं एक्सीडेंट के उसके देखने को मिलते हैं, उस पर रोक लगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए कितना रुपया दिया है, ये ऐतिहासिक है। आज आप देखेंगे ग्रामीण विकास के लिए कि गांव में विकास कैसे किया जाना चाहिए। तालाब खुदने चाहिए, कुएं खुदने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए 24 करोड़ रुपए का व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आयुष्मान योजना, हम गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है और अस्पताल में चला जाता है बड़ी बीमारी में, उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा ये समझा जाए कि आप लोगों की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से इस बार के बजट में विशेष ध्यान हर वर्ग का रखा गया है। अब ऐसे में जगदीश, कोई वर्ग नहीं है, ठीक है सर, कोई वर्ग यहाँ पर छूटा नहीं है इस बजट के माध्यम से। जगदीश सिंह जी समाजवादी पार्टी का परसेप्शन रख रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं इस बार की योगी सरकार के बजट को? देखिए रितु जी, ये पूरी तरह से फ्लॉप बजट है। जनता को जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले से बेवकूफ बनाती आती, झूठ का पुलिंदा लेकर के आती, वैसे बजट है। ठीक, किसानों की आय दुगना करने की बात ये 2014 से करते आ रहे हैं। आज तक किसानों को खाद नहीं दे पाए और एमएसपी नहीं दे पाए हैं। एमएसपी के लिए आज की हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, इनसे दिल की बात पूछ ली। आज भी धान का एमएसपी जो है, धान मार्केट में 1400 रुपए 1500 में किसान बेचने को मजबूर हुआ इस वर्ष। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। इस बजट में मैं देख रहा था, अभी खन्ना साहब को सुन रहा था, वो बजट में गुणगान कर रहे थे कि सरकार में ये अपराध कम हुए हैं। ये अपराध का बजट है कि ये फाइनेंशियल बजट है, यही समझ में नहीं आ रहा था। ये पॉलिटिकल भाषण दे रहे थे कि बजट पेश कर रहे थे। दूसरी चीज, इसमें किसान पूरी तरह से जो है निराश हुआ है। किसान की जिस तरह से दुर्दशा इस सरकार ने की है, और अमेरिका से किसानों के खिलाफ डील करके जिस तरह से इस सरकार ने देश के किसानों को, करोड़ों करोड़ों किसानों को धोखा दिया है, उनके साथ छल किया है, वो उससे भारतीय जनता पार्टी को लोग माफ नहीं करेंगे। दूसरी चीज, नौजवान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से इस सरकार में बढ़ा हुआ है, नौजवान बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। आज महंगाई, सोना जो है ना रितु जी, जो कोई भी अपनी बेटी और बहू को देना चाहता है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उसको लोहे के ऊपर पीतल चढ़ा के लोग देंगे। आज ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने इस देश को कंगाल कर दिया कि सोना आज कोई देखने की दूर से दिखाएंगे कि ये सोना है। ये वो चीज हो गई। आज ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ये कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं रितु जी। आज कहीं न कहीं से चारों तरफ से ये बजट फ्लॉप है। चारों तरफ से लोग निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पीडीए समाज तो पूरी तरह से निराश है। क्योंकि गरीब लोगों को कहीं से ये कहते हैं गरीबी हमने, एक आया कि गरीबी हमने खत्म कर दी। अब बताइए, ये जो है लाखों लोगों को जो अनाज बांट रहे हैं फ्री में, ये जो है ये गरीब नहीं तो किसको बांट रहे हैं? ये सब गरीबी रेखा से अगर ऊपर आ गए हैं तो अनाज क्यों बांट रहे हैं? और अगर बांट रहे हैं 80 लाख लोगों को अनाज, तो फिर गरीबी कहाँ खत्म हुई है? ये सब चीजें हैं रितु जी। और भारतीय जनता पार्टी के झूठे खोखले वादों से
लोग संतुष्ट होने वाले बीजेपी नहीं की है। तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन जब बात इंप्लीमेंट की आती है तो धरातल पर बजट में कही हुई कुछ बातों नहीं का दिखाई असर नहीं देता देखने को मिलता। ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आरोप बीजेपी पर है। लौटूंगी मैं श्याम सलोनी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले विजय तलान जी आपके पास आते हुए, सर आपने बजट सुना होगा, बजट सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है कि आप संतुष्ट हैं या फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा समाजवादी पार्टी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है? हिंदुस्तान के अंदर जब बजट आता है किसी भी प्रदेश का या देश का, तो वो बजट लेने का नहीं होता, वो देने का नहीं होता, लेने का होता है। नए नए टैक्स लगाए जाते हैं किसानों पर, गरीबों पर, सभी देश के लोगों पर, उनसे टैक्स वसूला जाता है, तब सरकार चलती है। अगर देने की बात करें तो ये दे कहां से रहे हैं? इनके पास साधन क्या है देने के लिए? टैक्स हमसे वसूलते हैं, वो डीजल हो, वो हमारे जो कृषि के जो जितने भी यंत्र हैं उन पर जीएसटी लगा रखी है, किसान से टैक्स वसूलते हैं, ये दे कहां से रहे हैं? और रही बात किसानों को देने की, तो इन्होंने किसने दिया, किसको कब दिया? हमारी समझ से बिल्कुल परे है। अभी बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उत्पादन तो किसान कर रहा है, उससे उस किसान को फायदा क्या है? आप जानते हैं 80 रुपए का 50 किलो का एक कट्टा किसानों ने आलू का बेचा है। अभी कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं पुराने आलू से। 80 रुपए, मात्र 80 रुपए और 70 रुपए का कट्टा है 50 किलो का। क्या हुआ उसका उत्पादन से? हमें फायदा क्या हुआ? जो नुकसान चीज हमें दे रही है सरकार, कभी भी हमारे फायदे की नहीं सोच सकती। किसान जिस तरह से हमेशा से अपनी लड़ाई लड़ता चला आया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। एमएसपी पर हम लड़ाई लड़ी, एमएसपी हमें मिला नहीं। आगे जब एमएसपी तक नहीं दे सकते ये, हमें देंगे क्या? दुनिया की सबसे छोटी मांग हमारी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे सरकार दे नहीं रही। क्या देंगे हमें ये? हम इन जितने भी बजट आते हैं, किसान तो कभी खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसानों के पास, इनके पास नीतियां नहीं है, और इनकी नीयत भी सही नहीं है। सच बात तो यही है। ठीक है, मास्टर शिवराज सिंह जी, सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या राज्य सरकार की किन जो नीति और नीयत है वो स्पष्ट है किसानों के प्रति इस बजट के माध्यम से? नहीं, बजट सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। हम 8 महीने से एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट को लेकर के गौतम नगर में धरना दे रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण का जो सीईओ है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, सुनने को तैयार नहीं। जल दोहन बड़े स्तर पे हो रहा है, जेबीएम जैसी यूनिवर्सिटी जल दोहन कर रही है, 18 से 20 फुट नीचे पानी चला गया, जिलाधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सोनभद्र में चकबंदी के भ्रष्टाचार को लेकर के 9 महीने से धरना चल रहा है, वहां का जिलाधिकारी बात करने को तैयार नहीं। हमारी 17 तारीख को वृंदावन मैदान में लखनऊ में महापंचायत है, मुख्यमंत्री के पास वार्ता करने को टाइम नहीं, किसी सचिव के पास वार्ता करने को टाइम नहीं। जब कोई जिलाधिकारी या कोई प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से सही ढंग से वार्ता नहीं करेंगे, और कोई मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता नहीं होगी, किसी सचिव स्तर पर वार्ता नहीं होगी, तो किसानों की मूलभूत समस्या इनके पास पहुंचेंगी कैसे? हमारा 2008 में माननीय श्रवण कुमार जिलाधिकारी थे, आवासीय प्लॉट और 800 रुपया मीटर को लेकर के समझौता हुआ था। आज 26 में ये यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट को खत्म कर रहे हैं। 8 महीने से धरना चल रहा है, यमुना विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जिलाधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कमिश्नर महोदय माननीय लक्ष्मी सिंह जी सुनने को तैयार नहीं, लखनऊ में कोई सुनने को तैयार नहीं। इन्हीं सभी बातों को लेकर 17 तारीख को लखनऊ में हम पंचायत करेंगे। आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, हमने कहा था कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दो, कृषि सुरक्षा दल का गठन करने को ये तैयार नहीं। आयुष्मान कार्ड योजना अच्छी थी, लेकिन ना सभी अस्पतालों पर लागू है, ना सभी बीमारियों पर लागू है, और जिनको आयुष्मान कार्ड बन गए उनको सस्पेंशन में करके, संदिग्ध में करके उनको बंद और कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल देश में सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य खत्म हो गई है, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। ना सरकारी अस्पतालों में शिक्षा है, ना सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य है। मवेशी अस्पताल है, किसी भी जिले में मवेशी अस्पताल नहीं है। मवेशियों में कोई रोग होता है तो उनके लिए डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। तो सुनने में बजट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। तहसीलों में, थानों में इतना भ्रष्टाचार है, रजिस्ट्रार कार्यालयों में, गरीब आदमी की जेब लूटी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं।
ना माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्यूरोक्रेसी पे कोई अंकुश है कि भाई ब्यूरोक्रेसी कहीं धरना प्रदर्शन होता है, किसान की कोई समस्या होती है तो उससे सुने वार्ता करें उनसे। 8 महीने से तो गौतम नगर में हम ही धरना दे रहे हैं, 9 महीने से सोनभद्र में धरना चल रहा है। तो जब कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या सरकार किसानों से वार्ता नहीं करेगी तो किसानों की मूलभूत समस्या को समझ कैसे पाएंगे ये? ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस बजट को आप 10 में से 10 नंबर और ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, अगर बाकी जो 3 पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, उनका मैं जिक्र करूं तो 10 में से शायद वो 2 नंबर भी नहीं दे पा रहे हैं इस बजट को। और एक तो चलिए समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन बाकी तो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया। सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर क्या है हमारे लिए? नहीं, एक और बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के किसानों के 5.5 लाख रुपया R&R के काटे गए कि भाई तुम्हें नौकरी देंगे एयरपोर्ट में। आज जो युवा 8 साल से दर की ठोकर खा रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। यमुना विकास प्राधिकरण में 9, 10, 11 में जिनकी जमीन चली गई थी उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया। जमीन लूट ली गई, जमीन लूट ली गई, रोजगार नहीं दिया गया, किसानों से वार्ता नहीं करते अधिकारी। ठीक है सर, अब एक बार बीजेपी का परसेप्शन समझ लेते हैं, बीजेपी क्या कह रही है। जो भी वादे सरकार ने किए हैं आपको पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। सर अब पूरे क्यों होंगे? सरकार तो 2017 से है, 2017 से वो तो तब का गिना रहे हैं। योगी सरकार जब से आई है तब से कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं किसानों के हित में, ये बताइए। ऋतु जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश की शहरी और ग्रामीण जनता के हित के लिए। किसी राजनीतिक पार्टी के हित साधने के लिए ये बजट पेश नहीं किया गया है। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जगदीश सिंह जी बोल रहे थे कि जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार। आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हो जगदीश सिंह जी, जो बार बार जनता सरकार को चुनती है? एक इतिहास बनाया हुआ है योगी जी के शासन में कंटिन्यूस 2 बार चुन के आई और तीसरी बार भी चुनेगी जनता। लेकिन क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और हमने समाजवादी पार्टी को संतुष्ट नहीं करना है, माफ कीजिएगा, हमने जनता ने हमको चुना है, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। भाई अब बोल रहे थे अभी किसान यूनियन के विजय तालान जी कि किसान गन्ने का मूल्य नहीं दिया। भैया रिकॉर्ड मूल्य दिया गया है गन्ने का, और पहली बार दिया है। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी थी, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता ने समाजवादी पार्टी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 और 4 बार चुना और इस उम्मीद पर चुना था कि शायद ये हमारी सुनवाई करेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? ढक के 3 पार। आज जब वो योगी जी को चुना है, योगी जी उन पर खड़े उतर रहे हैं, तो तभी तो सरकार चुन के आ रही है। तो ये इसलिए मैंने 10 में से 10 दिए हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इस बजट से और पिछले बजट की जब आकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता 100% योगी जी की नीतियों से लाभान्वित हो रही है। और बात ब्यूरोक्रेसी की आती है तो मैं आपको बता दूं शिवराज सिंह जी, यदि ब्यूरोक्रेसी को हम खुली छूट दे देंगे या हम ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा टाइट करेंगे या हमारे नेता उस पर हावी हो जाएंगे तो आप ही कहोगे कि देखिए विधायक जाते हैं और अपना दबाव डाल करके मनमानी करा लेते हैं। आज कानून का शासन है, बाबा साहब ने संविधान में कानून बनाया है, उस कानून के तहत कार्य हो रहे हैं। आज किसी के साथ भाई भतीजावाद नहीं चल रहा है। यही तो योगी जी के ठीक है श्याम जी, चूंकि मास्टर शिवराज सिंह जी की तरफ से एक और मुद्दा उठाया गया, हालांकि उन्होंने कई पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें बीजेपी को राज्य सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया कि 8 महीने हो गए, 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ना उनकी सुनवाई होती है ना कुछ होता है। अब वापस से उनको एक बार फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर 8 महीने से ज्यादा कोई भी किसान या फिर कोई भी नेता परेशान है तो इस दौरान आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान उसमें शामिल है, किसान परेशान है तो किसान अपनी बात मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कह सकता है और मुख्यमंत्री जी किसानों की सुनते हैं। लेकिन किसानों के नाम पर कोई नेतागिरी कर रहा हो और उसमें किसानों के नाम को लूट रहा हो, ऐसा हमने पिछली बार कई जब धरने देखे हैं, जो संसद पर भी ट्रैक्टर चलाए गए, किसानों के नाम पर लूट खसोट की गई। तो किसान लुटेरा नहीं है, किसान अन्नदाता है, किसान जीवन दान देता है। तो अगर किसान इसमें शामिल होता तब तक सरकार निर्णय ले चुकी होती। ये भी विषय है कि किसान इसमें शामिल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान के रूप में कोई अन्य लोग बैठे हों जो किसान के देश में जैसे कहते हैं तो इस तरीके से तमाम लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसान ही हो।
किसान होता किसान मतलब अगर हम धरना दे रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो हम किसान नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लाट ये नहीं दे रहे हैं, तो ये सही कर रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को सही ठहरा रहे हैं। नलकूप कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार ने किसानों की ये 2008 में ट्यूबवेल की व्यवस्था फ्री की है, 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे का माननीय श्रवण कुमार जी की कमेटी में तय हुआ था आवासीय प्लाट। आज यमुना काल प्राप्त कर किसानों का अधिकार नहीं दे रहा है सरकार पर देता है और हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं हम किसान नहीं है। किसान नहीं हो। एक सेकंड, 8 महीने से शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं किसान नहीं हो सकते। जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन दी, जेवर एयरपोर्ट में जमीन दी, वो किसान नहीं है। आंदोलन में किसानों ग्रुप में कैसे आतंक थे, कैसे लोग थे जो पुलिस में लाठीचार्ज कर रहे थे, पुलिस में ट्रैक्टर चला रहे थे। किसान क्या ऐसा होता है? आप किसान, आप बता दीजिए कि आप किसी हत्या कर सकते हो? यमुना एक्सप्रेसवे में अपनी जमीन दी, आप जीवन जिन्होंने देते हो, जमीन दे रखी है वो किसान नहीं है। जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट में जमीन दे रखी है वो किसान नहीं है। आप किसान नहीं मानते उनको जो अपनी जमीन अधिग्रहण हो गई। जीवन दे सकते हो, लेकिन किसान के देश में किसान को मूर्ख नहीं माना सकता। देश में आकर के यदि कोई लुटेरे रह जाएंगे तो लुटेरों की बात को नहीं माना जाएगा, तो किसी कीमत पर नहीं माना जाएगा। किसान के हित के लिए सरकार सदा तत्पर रही है। अच्छा, जिन्होंने जमीन दे दी एक्सप्रेसवे में वो लुटेरे हैं, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट में जमीन दे दी वो लुटेरे हैं, उनको लुटेरे बताओगे जिनकी जमीन लूट ली गई? अब तो सरकार की किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यदि आपकी बात को मान ली जाए, आपके हिसाब से तो सरकार ने कोई योजना की है किसानों के लिए, आम जनता के लिए? ठीक है श्याम सलोनी जी, जहां पर आपको आश्वासन देना चाहिए कि अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है मैटर, तो वहां पर आप लोगों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वहां पर आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं पर बात रख रहे हैं। जगदीश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए अब आप। जिन्होंने एक्सप्रेसवे में सर लौट रही हूँ, मास्टर शिवराज सिंह जी लौट रही हूँ, सर लौट रही हूँ, बस 1 मिनट में लौट रही हूँ। एक बार समाजवादी पार्टी का परसेप्शन भी सुन लेते हैं। जगदीश ऐसा है ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब अगर किसान अपनी बात कहता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, तो उसको राम जी बीच में मत बोलिए, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। सर सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी है, बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी सुनिए। जगदीश जी। ऋतु जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये संवेदनहीन हो गए। जिस तरह से किसान, अगर शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि किसानों के बेस में लुटेरे हैं। इस तरह के बयान कर रहे हैं टीवी चैनल में, आपके रिपीटेड टीवी चैनल के माध्यम से इस तरह की बात। ये भारतीय जनता पार्टी के जो इनकी एक तो मुझे लगता है इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये प्रवक्ता नहीं है, और ये जो है इस तरह की लुटेरे शब्द का इस्तेमाल किसान के लिए कर रहे हैं, जो अन्नदाता है इस देश। किसान को लुटेरे जो जगदीश सिंह की बात तो घुमाइएगा नहीं। अरे भाई मेरे सुन लो जरा, धैर्य रखो। आप अहंकार में हो, आपकी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जो चाहो वो आप कह दो, जिसको जो चाहो आप गाली दे दो। अगर किसान की बात करने वाला आपको लुटेरा दिखाई देता है, ये कौन सी बात हुई भाई? ये आपका अहंकार बोल रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अहंकार है, इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में आपका अहंकार जनता दूर कर देगी। अभी 2024 में आपका अहंकार टूटा था, 2024 में जनता ने तोड़ा है। इन्हीं किसानों ने, इन्हीं मजदूरों ने, इन्हीं नौजवानों ने आप भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ा है। और 2027 ठीक है, विजय तलान जी, मैं आपके पास आते हैं। सर, चूंकि आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि ये जो बजट आज सामने आया है राज्य सरकार बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है, किसान हितैषी तो नहीं है, किसानों के लिए कुछ खास नहीं है, और ऐसे में फिर अब आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? आप लोगों की रीति नीति क्या रहेगी अब आगे? अभी श्याम सलोनी जी ने कहा कि हम किसान नहीं है, किसान के भेष में कुछ और हैं, लुटेरे हैं। हम अपने उत्पाद पैदा करते हैं और मार्केट में ले जाते हैं और पूरे देश के लिए जीवन यापन का साधन हम मुहैया कराते हैं। हमें जब अपने हक और हकूक की बात करते हैं तो हमें लुटेरा बता दिया जाता है। हमें नहीं पता कि ये सरकार किस तरह से बनाते हैं, लूट के बनाते हैं या फिर छीन के बनाते हैं या चोरी करके बनाते हैं या मांग के बनाते हैं या अपनी योजनाओं को हमारे सामने पेश करके हमसे वोट मांगते हैं, हमें भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम अगर कहने पर आए तो लुटेरे, ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। सरकार सबसे बड़ी लुटेरी है, किसानों को धोखा देती है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा, क्या उसको लागू किया? कभी भी किया? अब इनके चुनावी घोषणा पत्र में इतनी शर्तें रखी गई
हम रितु जी आपको बताना चाहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन 13 महीने, और दुनिया की सबसे छोटी मांग एमएसपी, उसको ये दे नहीं पाए, क्या देंगे किसानों को? और जिस तरह से आज हिंदुस्तान के अंदर नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, हाथरस, इनमें लूट हो रही है जमीनों की। अभी मास्टर जी ने बताया था कि हमसे जो जमीन ली जाती है 4300 रुपए मीटर में ली जाती है, और उसी जमीन को ये सरकार 35,000 रुपए मीटर में बेचती है, और 35,000 में खरीदने वाला 1,40,000 रुपए मीटर में बेचता है। हम सीधे किसानों से जमीन ये खरीदते हैं, उस पर ये दलाली करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उस पर संज्ञान लेते नहीं है। हमारी जमीन को पर सौदा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हम पर दुनिया भर के टैक्स लगाते हैं, हमारे घरों को तोड़ जाते हैं, हमारे यहाँ आकर के उपद्रव करते हैं। ये देख लेना आकर के कितनी बार ये हमारे किसानों के साथ हुआ है। श्याम सलोने जी, आप जो बैठे हैं ना अपने घर में, कभी खेतों में आकर के देखिए किसान के हालात क्या हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से इस बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं बाकी पैनलिस्ट का सीधे तौर पर मानना है कि निराशाजनक बजट है, ना उनको फायदा हुआ, ना ही उत्तर प्रदेश वासियों को फायदा हुआ। लेकिन अब और कैसे रिएक्शन सामने आते हैं उस पर हर किसी का इंतजार है। बहरहाल समय की कमी में जो चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।